स्टार्ट हो गया मैम? चलिए भाई, आप लोगों का द स्मार्ट विजन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग जो एलटी के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग को, हम लोग क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। शुरुआत क्या है कि 17 जनवरी को टारगेट करके हम प्रश्न उत्तर को लेकर, प्रश्न उत्तर शैली को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पवन अम्बेडकर नगर भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। चलिए शुरुआत किया जाता है। सबसे पहले प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत में क्या है भाई? प्रश्न है कि दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? प्रश्न यही आपका। अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, कि दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियां किस काल से मानी जाती है? संदीप शुक्ला जी भैया, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते भैया। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, पाषाण काल या लौह काल? भाई किस में माना जाता है? ये किस में माना जाता है? लौह काल। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। किस में माना जा रहा है? लौह काल में माना जाता है। किसमें भाई? लौह काल में माना जाता है। अब लौह काल में क्यों माना जाता है, बात यह आती है, दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत में पाषाण काल की जब बात की जाती है, उसकी शुरुआत ही नवपाषाण काल से ही होती, सॉरी, महापाषाणिक समाधियों से होती है। ये महापाषाणिक समाधियां है क्या, ये भी पूछा जाता है। कि दक्षिण भारत में जब शवों के दफनाया जाता था तो उनके साथ क्या, तो बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा के उसको दफनाए जाते थे। मतलब पत्थरों के द्वारा दफनाए जाने की जो उस समय संस्कृति जो थी, उसी को महापाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इसी काल में क्या है, वहां पर दक्षिण भारत सबसे पहले लौह युग का सूत्रपात होता है। लौह युग के विषय में लोगों को जानकारी होती है, इसीलिए इसका जो रखा गया लौह काल समय माना जाता है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक मानव प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ प्राप्त होता है? क्या भीमबेटका में मिलता है, दमदमा में मिलता है, हथनौरा में मिलता है या सराय नाहर राय में मिलता है? अच्छा प्रश्न है, लगभग ये सब आते भी रहते हैं, लगभग आप लोगों को आइडिया भी होगा, कई बार ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आ चुका प्रश्न है। देखिए ठीक है, हम लोग आंसर को देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर पूछा जाए किसने इसकी खोज की, कहां पर प्राप्त हुआ, अगर ऐसा प्रश्न उठा लिए तो ये भी आपके क्या है, प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो इसकी हम जब बात करते हैं तो एक नाम सुने होंगे आप लोग, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान पर, नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान पर पहला क्या मिलता है? कपाल मिलता है। ठीक भैया, पहला कपाल मिलता है। और यही जो कपाल का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, ये माना जाता है कि सबसे प्राचीन जो उसका जब समय देखा जाता है तो जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई उसमें सबसे प्राचीन के रूप में इसको माना गया। दूसरी चीज, इसकी खोज किसने की थी? अगर ये प्रश्न पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी, तब आपका क्या नाम आता है भाई? अब इसको बताइए कि इस कब और किसने इसकी खोज की थी। अब प्रश्न तो आपको मेन चीज यहां से बन जा रहा है। ठीक भैया, इसका थोड़ा सा आंसर दीजिए, किसने खोज की थी? बिल्कुल ठीक। क्या भाई? अरुण कुमार सोनिकिया। किसने किया था खोज? किसने किए थे?
1982 ईस्वी में A.K. सोनकिया, ये भी अक्सर पूछा जाता है किसने किया था, तो या इसी कहते हैं अरुण कुमार सोनकिया। कब किए थे? 1982 ईस्वी में। तो हथनौरा की खोज जब किया गया था, सबसे पहले यहीं पर प्राप्त होता है, मानव कपाल प्राप्त होता है, सबसे पुराना अवशेष हथनौरा से ही माना जाता है। ठीक भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? निम्न में से, प्रश्न है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान में रखना भाई, सही नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं के विषय में ध्यान में रखना है। कौन सा है? वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। क्या वो ज्यामितीय तरीके से वो यहाँ पे इन लोगों की जानकारी थी? जो ज्यामितीय विभाजन हुआ था, गणितीय विभाजन। वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। क्या पासे खेल से परिचित थे ये? कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया गया है। मतलब कालीबंगा की जो इमारतें प्राप्त हुई हैं वहां पे अधिकांशतः क्या किया गया है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद क्या है? लोथल के निवासियों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको बताना है कि भाई ये क्या आंसर आपके यहाँ पर सही नहीं है। ध्यान रखना भाई, नहीं वाला आंसर आपको बताना है। क्या आंसर बन रहा है भाई? तो क्या वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग नहीं मिलता? उनका वहां पे प्राप्त होता है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ज्यामितीय तरीके से वो जो नगर का जो विन्यास बनाए हुए थे वो ज्यामितीय तरीके से बनाया गया नगर विन्यास था उनका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। दूसरी चीज, वहां के निवासी पासा खेल से भी परिचित थे। पासे खेल, वहां से पासे का भी साक्ष्य मिलता है, इसका मतलब पासे खेल से परिचित रहे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, कालीबंगा के जो अधिकतर जो निर्माण किया गया वहां पे ज्यादा ज्यादा कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन का शहर कहा जाता है। दीनहीनों का भी शहर कालीबंगा को कहा जाता है। और आपका जो आंसर सही है कि कभी पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, यही आपका क्या यहाँ पे सही नहीं है, गलत यही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर डी ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो लोथल का बंदरगाह था, लोथल में जो बंदरगाह प्राप्त हुआ है वह गोदीवाड़ा, तो वहां की जो ईंटों की संरचना पक्की ईंटों की है, तो ऑलरेडी वहां पे पक्की ईंटों का प्रयोग हो चुका है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये आंसर आपका, यही आपका यहाँ इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की कहानी की याद दिलाता है। यह भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ है, कहने का मतलब सिंधु सभ्यता के एक ऐसा स्थल है जहां से मृदभांड प्राप्त हुए। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और उस पे एक चित्रांकन मिलता है किसका? पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का। ये चालाक लोमड़ी कहानी क्या है? जैसे जब आप पढ़े रहे होंगे अपने बचपन में, एक कहानी इसी मिली रही होगी कि एक तालाब था, तालाब के किनारे एक कौवा, एक वृक्ष था, और उस वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, और कौवे के चोंच में रोटी थी, और नीचे एक लोमड़ी घूम रही थी, उसको वह रोटी चाहिए होता है, और वह रोटी वह प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती है। तो कहती क्या है? वो कौवे का बहुत बखान करना शुरू करती है क्योंकि आपकी आवाज बड़ी सुरीली है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। क्या मतलब कौवे को चढ़ा बढ़ा रही थी, लेकिन अब कौवा धीरे धीरे प्रसन्न, भाई कहा कि कोयल से भी मधुर आवाज है आपकी। कौवा खूब एकदम प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होने के बाद कौवा जो है प्रसन्न होने के बाद उसने गाना शुरू किया। जब गाना शुरू किया तो ऑलरेडी रोटी नीचे गिर गई, रोटी ऑलरेडी नीचे गिर गई। जब रोटी नीचे गिर गई, लोमड़ी ने उसको लपक लिया और उसके कहा आप गाते रहो और हम चलते, हमारा काम हो गया। ठीक है। इसी घटना को चालाक लोमड़ी की कहानी कही गई। अब प्रश्न उठता है कि पंचतंत्र की रचना किया किसने? पंचतंत्र, पंचतंत्र की रचना की बात करते हैं, विष्णु शर्मा ने किया था। विष्णु शर्मा ने किया था। यह 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है पंचतंत्र का। ठीक है, 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और माना जाता है कि जो कहानी लिखी गई, जो पुस्तक लिखी गई, एक राजा थे, उनके 4 मूर्ख पुत्र थे,
उन्हीं मूर्ख पुत्रों की शिक्षा देने के लिए ये कहानी को लिखा गया था। तो इसका जो घटना जिक्र मिलता है, कहां से मिलता है भाई? ये मिलता है लोथल से। कहां से मिलता है भैया? ये मिलता है लोथल से। लोथल के एक मृदभांड से पंचतंत्र की जो की कहानी है, उसी कहानी का जिक्र प्राप्त होता है। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभाएं थी? प्रश्न यही है कि वैदिक सभा यहां पर कौन सी थी? भैया गुड नून, गुड नून भैया, गुड नून। कौन सी वैदिक सभा थी? एक सभा है, विदत है, समिति है, परिषद है। तो ये ऋग्वैदिक काल की बात होती। वैदिक काल में कौन सी सभा थी? यहां पे कौन सा था? क्या सभा, विदत, समिति? तो आपको जब आप पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा कि ऋग्वैदिक काल में राजा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का जो काम करता था, कौन करता था भाई? वो सभा और समिति करती थी। सभा और समिति करती थी। इसीलिए इसी सभा समिति को अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में, ये भी पूछा जाता है अक्सर, अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। दो पुत्रियां कहा गया, ठीक भैया। और यहीं पे क्या है? विदत का, ऋग्वेद में विदत का लगभग माना जाता है 122 बार उल्लेख हुआ है। तो सबसे प्राचीन ये मानी जाती संस्था, सबसे प्राचीन ऋग्वेद कालीन सबसे प्राचीन संस्था के रूप में विदत को माना जाता है, सबसे प्राचीन संस्था, ठीक भैया। उसके उसी में क्या है? सभा की बात होती है। तो सभा क्या है? सभा को माना जाता है जो संभ्रांत लोग थे, संभ्रांत लोगों की संस्था मानी जाती थी सभा। और समिति को माना जाता था ये आम लोगों की संस्था थी, आम लोगों की ये संस्था थी। और ये क्या थे? संभ्रांत लोगों की, संभ्रांत लोगों की ये संस्था थी, ठीक भैया। सभा का जो उल्लेख हुआ 8 बार हुआ है और समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। और 122 बार ऋग्वेद में किसका उल्लेख माना जाता है? वो विदत का उल्लेख मिला है। रही बात यहाँ पे परिषद की, अगर बात करते हैं, उस समय एक जनजाति रूप से इसको माना जाता था। वैदिक काल में जनजाति से संबंधित ये माना जाता था। तो ये क्या है? एक सभा के रूप में या सभा या संस्था के रूप में ये नहीं थी। तो 4 को आप हटा दीजिए तो यहाँ पे 1 2 3 आपका आंसर बन जाएगा। तो आप लोगों के अनुसार भाई सी आंसर आ रहा है। सी आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर आपका क्या है? सी। 1 2 3 ही आपका क्या है? आंसर बन रहा है। क्लियर भैया? तो कहने का मतलब देखिए, प्रश्न भले आपका एक हो, लेकिन इसी के साथ साथ एक रिवीजन के रूप में आपका ये भी पता संभ्रांत लोग, मतलब सभा किस प्रकार की संस्था थी, समिति किस प्रकार की संस्था थी, विदत किस प्रकार की संस्था थी, इसकी बात होती है। एक संस्था का और उल्लेख मिलता है भैया, प्रणाम 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 भैया, कि इसमें क्या है? एक और संस्था का उल्लेख मिलता, गण का, गण का उल्लेख मिलता, लेकिन इसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो 4 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? भाई नहीं है, यहां पर भी पूछा गया है। कौन सी बात सही नहीं है? उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे। इंद्र के विषय में पूछा गया है। इंद्र को भोज मतलब खाने पीने वाली चीजें और सोमरस प्रिय थे। वह पुरों को नष्ट करने वाला था। क्या वह पुरों को नष्ट करते थे? सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित मिलते हैं। तो यहां और वह ऋत का धारक था। तो यहां पे राइट आंसर क्या बन रहा भाई? राइट आंसर ए। वेरी गुड, बहुत सही भाई। एक बार फिर विचार करिए, एक बार विचार करिए, हो सकता है कुछ आंसर चेंज हो जाए कुछ लोगों का। ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक सूक्त की बात करते हैं, लगभग माना जाता है ऋग्वेद का 25% सूक्त जो है वो इंद्र को ही समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। मतलब 1/4 मतलब मान चलिए लगभग 250 के आसपास जो है ये इसी इंद्र को ही समर्पित है। दूसरी चीज शालिनी वर्मा जी, सी। वह पुरों को नष्ट करने वाला था।
तो इंद्र के विषय में माना जाता है कि वह दास एवं दस्युओं के पुरों को नष्ट किया था, इसीलिए इसका जो नाम था, इसका नाम क्या रख दिया गया, इसे पुरंदर कहा गया। पुरंदर कहा गया किसे, इंद्र को। तो इसका मतलब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। उसे सोम एवं भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, इसी कारण इंद्र को सोमापा कहा जाता था। सोमापा कहा जाता था, सोमापा कहा जाता था। अब राइट आंसर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या भाई अलग है, राइट आंसर आपका ऋत है, ऋत का धारक था। यह ऋत का धारक नहीं था भाई, ऋत का धारक तब ये नहीं था तो कौन था, ऋत के धारक की, ऋत मतलब नियम कानून की बात करता है, तो नियम की बात कौन है करता था, वरुण करते थे। नैतिक नियम की बात कौन करते थे भाई, नैतिक नियम की बात कौन करते थे, वरुण देवता करते थे। ठीक भैया, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल 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 राइट आंसर आपका क्या होगा, डी सही होगा, क्योंकि ऑलरेडी तीनों हो चुके हैं ना भाई। इसके विषय में आप पढ़े ही होंगे कि उसे सोमरस पान के सोमापा कहा, इंद्र को सोमापा भी कहा जाता था, इंद्र को पुरंदर भी नाम मिला। ठीक भैया, इंद्र को क्या कहते हैं, 25% सूक्त भी इंद्र के लिए समर्पित सूक्त प्राप्त हुए थे। ठीक भैया, ये सब चीजें क्या थे, वरुण जो थे ये नैतिक नियम, पापियों को दंड देने वाले, क्या कहते हैं, आदि आदि तूफान देवता या जल के देवता के रूप में इनको क्या किया जाता था, माना जाता था। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या है, डी। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी। ऋग्वेद में या वैदिक कालीन में वो जो सभ्यता थी जिसका उपनिषदों में आलोचना की गई, और किसका उपनिषदों में आलोचना की गई, ब्रह्म की, यज्ञवाद की, आत्मा की, अद्वैतवाद की, ये बताइए भाई। अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है भाई, किसकी आलोचना की गई भाई, उपनिषदों ने किसका, मतलब सीधी बात है, उपनिषदों के ऋषियों की, मतलब उपनिषदों की बात हो रही है। गुड आफ्टरनून जी भैया, गुड आफ्टरनून जी। चलिए, क्या आंसर आ रहा है भाई, बी, बी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, बी ही सही है। अगर आपका बी आंसर आ रहा है, बी ही सही है। ठीक है, ध्यान में रखना एक चीज कि जो उपनिषद थे, उपनिषद को माने जाते दर्शन पर आधारित ग्रंथ है, दर्शन पर आधारित ग्रंथ है, आधारित ग्रंथ है। और जो यज्ञिक कर्मकांड था इसका इन्होंने विरोध किया था, जो यज्ञिक कर्मकांड थे उसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि यज्ञिक कर्मकांड में बहुत सारी बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि, बहुत सारे मानवों की भी बलि दी जाती थी। ठीक भैया, मानवों की भी बलि दी जाती थी, तो कहने मतलब पशुओं की भी बलि दी जाती थी, तो उपनिषदों में इसका विरोध किया गया। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की बात की गई, आत्मा परमात्मा की बात की गई। ठीक भैया, आत्मा परमात्मा की बात की गई, और ये किस पे, इसीलिए क्या है, ये दर्शन पर आधारित ग्रंथ माने जाते हैं उपनिषद। और उपनिषदों को ही वेदांत भी कहते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत साहित्य भी कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक भैया, क्लियर। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, यहां पे यज्ञवाद, यज्ञवाद की इन्होंने आलोचना की थी, यज्ञ का यहां पे विरोध किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों का सही, एक सही युग्म सुमेलित है भाई, एक सही सुमेलित है, इसी को आपको बताना कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं सुमेलित है। कौन सा है भाई, बी, जय जी, बी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। बी नहीं भाई, सी पे आइए। ठीक है, किस पे आना है, सी पे आना है, सी आंसर सही होगा। जो नेडुजेलियन था ये पांडराज था, इस संगम काल की बात हो रही है। सर इस क्लास में फूलन देवी भी हैं, अरे भाई छोड़िए, कोई भी हो आप,
प्रश्न पे ध्यान रखो, क्या जरूरत है इस पे ध्यान रखने की, ठीक है। अब कोई अच्छी बात है, जो जुड़े हैं बहुत अच्छी बात, हम तो ये चाहते जो लोग नए जुड़े हो सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को बढ़ाइए, उनको भी जोड़िए, ठीक है रसगुल्ला जी, ठीक है। आपका नाम आ जाता है तो वो भी अच्छा ही है, कम से कम सबके मुंह में रसगुल्ला की एक बार याद आ जाती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा भाई, नेडुजेलियन जो था पांडराज था। अब यहाँ पे अगर चोल की बात करते तो करिकाल जो था चोल शासक था, करिकाल चोल शासक था। यहाँ पूछा सही सुमेलित है तो राइट आंसर सी ही होगा, ठीक भैया। तो यहाँ पे करिकाल जो है चोल शासक था, चेर शासक सेनगुट्टवन था, और सातवाहन शासक सिमुक था। तो आपके ये भी यहाँ पे क्लियर हो जा रहे हैं, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बात कर, अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर चुनना है, इसको ध्यान रखिएगा। अचारांग सूत्र, अंगुत्तर निकाय, पंचरात्र संहिता, वाजसनेयी संहिता। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब हम बात करते हैं उसके विषय में, क्या बोलते हैं, अंगुत्तर निकाय हुआ, पंचरात्र संहिता, पंचरात्र वीरों की बात कहां पे हुई है, भागवत धर्म में बात हुई है, तो पंचरात्र को हम सीधे उठा लेते हैं भागवत धर्म में, अंगुत्तर निकाय को बौद्ध धर्म में, आचारांग सूत्र को जैन धर्म में, और वाजसनेयी संहिता किससे संबंधित है, वाजसनेयी संहिता किसके लिए कहा जाता है, वैदिक काल के ग्रंथ है, ठीक है। वाजसनेयी सबसे पहले इसके दृष्टा थे, इसलिए इसको वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, वैदिक ग्रंथों को, ठीक भैया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, अब इसके अकॉर्डिंग मिला लीजिए, ए का 3 हो गया, ए का 3 स्टार्ट कर लिए कहां पर है, और बी का क्या है 4 हो गया, बी का 4 हो गया, और सी का 1 हुआ, मतलब यहाँ पे 2 होगा, सी आंसर राइट होगा, सी बन रहा भाई, सी, बिल्कुल बिल्कुल सी है। चलिए आगे चलते अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से संबंध आपको सुमेलित करना है। अब करना क्या है, कौन किससे संबंधित है, प्रश्न आपका यही है, कौन किससे संबंधित है, ठीक है। अब यहां पे देखना है भाई, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध किस प्रकार की मुद्रा का उल्लेख ज्यादा मिलता है, धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा। तो गौतम बुद्ध के ये कहां से मिलता है, सारनाथ में, सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, वहां पे जो बौद्ध धर्म में जो उसको मुद्रा के रूप में दिखाया, मुद्रा मतलब आपका इकोनॉमिक बात नहीं चल रही है यहाँ पे, जो उनकी मुद्रा मतलब जो जिस प्रकार के उनके शारीरिक क्रियाकलाप के रूप में था, ठीक है। तो ये क्या था, ये बौद्ध धर्म का धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हो गई, क्या भाई, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हो गई। अगर हम विष्णु की बात करते हैं, सॉरी जिन की अगर हम बात करते हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा की बात करते हैं, तो जैन धर्म से संबंधित होगा, पार्श्वनाथ की कायोत्सर्ग की मुद्रा की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, सॉरी उनकी ऋषभ देव की, उसी पर महावीर स्वामी की प्राप्त हुई है। तो जैन धर्म में कायोत्सर्ग मुद्रा की क्या है, मूर्तियां वहां से प्राप्त होती है। विष्णु क्या है, गरुड़ ध्वज की बात सीधी सी बात आ जा रही है, वैष्णव धर्म गरुड़ ध्वज गुप्त काल में उसका राजधर्म ही था, उनके पताके पर ऑलरेडी गरुड़ लगा ही रहता था। बोधिसत्व मैत्रेय की बात करते हैं, सुराही या जयमाला की बात होती है, ये इनके प्रतीक के रूप में इसको क्या किया गया, रखा गया। 4 ये व्यक्ति हो गए, 4 महापुरुष हो गए, और ये क्या हो गए, उससे प्रतीक से जुड़ गया। अब इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या बनेगा भाई, ए का 2, ए का 2 यहां पे बन रहा है, बी का 3, बी का 3 और सी का 4, बी आंसर बनेगा भाई, बी आंसर है ना, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला प्रमुख शिलालेख संख्या 13 धौली में स्थित नहीं है। पहली चीज ये ध्यान रखना है, इसीलिए नहीं है और है का हम जरूर राउंड कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न आपका यहीं से बनता है, बनेगा आपका आंसर यहीं से बनेगा। बताना क्या है कि कलिंग के विजय का जो उल्लेख है वो धौली में जो है वो 13वें शिलालेख का उल्लेख यहाँ पे अशोक ने नहीं कराया। दूसरी चीज, अशोक कलिंग निवासियों को अपनी विजय की स्मृति नहीं दिलाना चाहता था। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या आंसर सही है क्या गलत है। अरुण कुमार जी बताइए क्या सही क्या गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है,
ए आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, और ए गलत है किंतु आर सही है। इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बन सकता है भाई? क्या आंसर बन सकता है? फटाफट इसका बताइए। अच्छा प्रश्न है। अब ये सब कॉन्सेप्ट के प्रश्न है, जब आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, बुक को पढ़े होंगे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आंसर आपके अच्छे से हो सकते हैं। क्या आंसर आ रहा? डी। चलिए, डी ही आ रहा भाई। ए गलत, आर सही है। चलिए, आंसर आपका जो होगा ए होगा। अब क्यों होगा? अब ये सुन लीजिए, ए ही आंसर आपका होगा। ध्यान रखिएगा, जब कलिंग का युद्ध समाप्त होता है तो आप अगर देखते हैं उसका उल्लेख कहां मिलता है? 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में। तो अशोक का दो पृथक शिलालेख बनाया गया, कहां पे? कलिंग में। एक है धौली और जौगढ़। जौगढ़, धौली और जौगढ़ जो है ये पृथक शिलालेख है, ये पृथक शिलालेख है। और इसी लेख पर वह कलिंग के विजय का उल्लेख नहीं करता। इस पे क्या है? वह कलिंग के विजय का उल्लेख नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलिंग में ऑलरेडी इतने ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं भैया, एक्सप्लेन कर रहे हैं संदीप जी। ऑलरेडी क्या है, इतना ज्यादा रक्तपात हो गया था उस युद्ध में, तो वहां के लोगों को वह याद दिलाना नहीं चाहता था। इसीलिए धौली और जौगढ़ दोनों पर है, वो 13वें शिलालेख का उल्लेख नहीं मिलता। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? 13वें शिलालेख का उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि वहां पे उसने पितृवत के रूप में उल्लेख किया, पूरी प्रजा को पितृवत माना। लेकिन क्या है, यहां पे उसने 13वां शिलालेख मतलब कलिंग के युद्ध का उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वहां करता शायद कलिंग की जनता सदियों तक वो ध्यान में रखती कि अशोक ने ऐसा हमारे साथ किया था। ठीक है, इसी से बचने के लिए उसने क्या है वहां पर उल्लेख नहीं किया। तो राइट आंसर आपका दोनों है और उसकी व्याख्या भी सही है। क्लियर भैया? दोनों है और व्याख्या भी सही है। अगर अब कंफ्यूजन कोई बन रही हो आप उस पर कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपके किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट ऑप्शन में अब क्लियर हो गया कि नहीं भाई? स्मिथ के दिलाना नहीं चाहता था तो सही है, नहीं दिलाना चाहता था। अगर यहां दिलाना चाहता होता तब गलत हो जाता। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका ए ही होगा और ए सही उसकी व्याख्या भी कर रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? भाई उसने जो अशोक ने शिलालेख लिखाया तो उसके क्या हमको क्या भाई उद्देश्य क्या था, हमें क्या उससे पता चलता है? क्या उसके साम्राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है, क्या उसके प्रशासनिक नीति की उल्लेख मिलती है, उसके धार्मिक विचार का उल्लेख मिलता है, या सभी मिलता है? क्या हो सकता है भाई? देखिए यही है, ऐसे प्रश्नों को फटाफट आंसर आ रहा, फटाफट आंसर आ रहा है। तो विचार किए हैं कि डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है? विचार किया गया कि डायरेक्ट आंसर ही आ जाए? आ रहा भाई? सही है भाई, सबका सही है। जिसने डी लगाया उपरोक्त सभी का सही भाई, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि साम्राज्य विस्तार की बात हुई है कि नहीं वहां पर? भाई साम्राज्य विस्तार की इसलिए बात हुई है कि जब आप पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करता है, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करता है तो बता देता कि हमारा साम्राज्य कहां से कहां तक है। ठीक है, हमारे साम्राज्य के विषय में बता देता कहां से कहां तक है। उसकी प्रशासनिक नीतियों का भी उसके शिलालेखों में उल्लेख मिलता है। युक्त रज्जुक और प्रादेशिक की उल्लेख मिलता है कि नहीं भाई? युक्त रज्जुक प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता? उसके प्रशासनिक अधिकारी तो थे ये लोग, तीसरे अभिलेख में मिलता है, तीसरे शिलालेख में। ठीक है, तो ऑलरेडी ये भी तो सही हो गया। धार्मिक विचार की बात करते हैं तो उसने धम्म नीति की भी बात की, धार्मिक रूप से 12वें शिलालेख में सहिष्णुता की बात की, तो धार्मिक विचार भी तो आ गया। ठीक भैया, तो तीनों सही है आपके, तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, उपरोक्त सभी है। लेकिन हमारा यहां से मतलब जानने का था कि भाई तर्क क्या लगा सकते हैं आप। ठीक है, आपने आंसर कह दिया, हो सकता है कुछ उसमें न रहे, तो जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ये चीज तर्क आप लगा सकते हैं कि विस्तार की बात उसने किया था। कलिंग ऑलरेडी उसके विस्तार की बात ही थी, कलिंग युद्ध उसका विस्तार ही तो था साम्राज्य का, कलिंग को जीत कर मिला लिया था। दूसरी चीज प्रशासनिक नीति की बात, युक्त रज्जुक, इन सब का उल्लेख हुआ ही है, उसके धार्मिक विचार ऑलरेडी हुए ही हैं। तो जब आप इस पॉइंट तक सोच सकते हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता।
ठीक है, तो प्रयास हमको आपको करना है कि ये चारों ऑप्शन को एक बार दिमाग जरूर रख लें कि ये क्या हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। कुछ ऑप्शन केवल फैक्ट ही हो जाएंगे, उस पर नहीं विचार करना, लेकिन इस पे तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक भैया, क्लियर हुआ? सर उसका उद्देश्य क्या था? किसका उद्देश्य, किस चीज का, पहले तो ये बताइए। शिलालेख लिखाने का उद्देश्य, इसका मतलब यह था कि यह अपने जनता का क्या है, अपने प्रजा के लिए एक संदेश देता था उसी शिलालेख के माध्यम से, कि आने वाली पीढ़ी भी, वर्तमान पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करे, उस चीज को जाने समझे, आगे वो ऐसे वो कार्य करे। बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, वही वही चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। शिलालेख का मतलब उद्देश्य का यही था कि वो अपनी जनता को संदेश देता था, अपनी जनता की भलाई की बात करता। बहुत सारे शिलालेख में भलाई की बात की गई है भाई, वही तो एक माध्यम था उसको दिखाने का। इसीलिए अशोक एक अलग शासक निकल कर आया है कि वो अपने शिलालेखों के माध्यम से सारी चीजें बताने का प्रयास किया जनता को और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। भाई उसने कुछ शिलालेखों में तो ये भी कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है, डी ही होगा। चलिए, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, रामानुजाचार्य थे, उपरोक्त सभी थे। क्या हो सकते भाई? संदीप जी, आप कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, आंसर मिस्टेक हो रहा है, दिमाग स्थिर नहीं है, विचार करिए। अरे प्रभु, पहले तो यह ध्यान रखिए रामानुजाचार्य उस समय कहाँ के थे गुप्त काल में? इनको तो हटा ही दीजिए, उपरोक्त सभी आएगा ही नहीं। जब उनको हटा देंगे तो नहीं आएगा भाई उपरोक्त सभी। एक तो ऑलरेडी अलग हट गया ना, तो आर्यभट्ट आएंगे। कौन थे? आर्यभट्ट। मुख्य रूप से जो दोनों के रूप में आते थे गणितज्ञ। देखिए वराहमिहिर भी आते हैं, लेकिन खगोलविद थे। वराहमिहिर ज्योतिषी के साथ साथ खगोलविद थे, लेकिन यहाँ पे गणितज्ञ पूछा गया है। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक उन्होंने लिखा है। उन्होंने दशमलव पद्धति की, उन्होंने पाई का मान भी बताया है, 141416 करके ना भाई, करके बताया है। पाई का मान भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, दशमलव की माना जाता है, इन्हीं के समय से दशमलव की व्यवस्थित रूप से चलता है, दशमलव की बात होती है, और ऑलरेडी ज्योतिष के रूप में थे। ठीक, क्लियर हो भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अश्वमेध कर्ता कौन है? मतलब कौन कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था? प्रश्न आपका यही है, कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था? हाँ, एक आप लोगों के लिए सूचना रहेगी, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो भी इच्छुक हैं, वो हम लोग ऐप पे भी क्लास स्टार्ट कर दिए। कल की क्लास हम लोगों ने शाम को ऐप पे लिया था, यूट्यूब पे फिलहाल अभी वो उपलब्ध भी है। जिसकी इच्छा होगी, जो भी इच्छुक विद्यार्थी आगे आने वाली परीक्षा के लिए, वो ऐप पे क्लास ले जाके परचेज कर सकते हैं भैया। ठीक है, जाके उस पर आप देख सकते हैं। कोई अगर आपको समस्या है तो आप हमारे उस चैनल पे जो आपका नंबर दिया गया है उससे आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कि आप ही लोगों से हमने पूछा था, आप ही लोगों, कई लोगों ने बताया था बिल्कुल सच, इसीलिए हमने क्या किया, ऐप पे भी क्लास डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ऐप पे भी आप क्लास ले, वहां पे हम लोग थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे, थ्योरी लेंगे। प्रैक्टिस सेशन आपका यहाँ चल रहा है, लेकिन थ्योरी वहां पे चलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ भाई? यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग होगा, या समुद्रगुप्त होगा, प्रवरसेन प्रथम होगा, पुलकेशिन प्रथम होगा। तो कौन था भाई? बी, बिल्कुल बिल्कुल। पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख किससे मिलता है? अयोध्याभिलेख से। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का जो उल्लेख मिलता है उसके अश्वमेध यज्ञ का, तो धनदेव के अयोध्याभिलेख से मिलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। जब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त का, तो उसके सिक्कों से, गुप्त शासकों में दो शासक थे, एक कुमारगुप्त, एक समुद्रगुप्त। इन दोनों के सिक्कों पर ही क्या है, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, इसीलिए इनको अश्वमेध यज्ञ कराने के श्रेय जाता है। प्रवरसेन ये था वाकाटक वंश का शासक था, इसको ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम का भी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके क्या है? चारों सही। क्या भाई? चारों आंसर आपके यहाँ पे सही है।
क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, डेढ़ बज गया क्या? नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से पहले एक को दूसरे, मतलब एक कारण दूसरा आर, अब इसमें मिलाना है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता उस समय बनी रही जब भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुसत्ता संपन्न शासक ने की थी। तो आंसर यहां पे क्या बन रहा है भाई? तो ये आजादी के बाद की घटना की बात हो रही है कि जब आजादी हुई, आजादी मिली जब, तो आजादी के बाद क्या था कि ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही थी। कब तक? जब तक संविधान, मतलब पूरी तरह से संविधान लागू ना हुआ, ये सब चीजें। तो अधिराज्य जिसको कहते हैं डोमिनियन स्टेट, अभी ये डोमिनियन स्टेट था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल नियुक्ति जो ब्रिटेन के प्रभुसत्ता संपन्न शासक ने की थी, ये भी सही है, क्योंकि जो माउंटबेटन था, माउंटबेटन जो था, यह भी क्या है, ये ब्रिटेन के द्वारा ही दिया गया था, ब्रिटेन के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो यही हुआ। भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तब राजगोपालाचारी आएंगे। तो ये क्या है, माउंटबेटन, ब्रिटेन के शासक के द्वारा। तो यहां राइट आंसर क्या हुआ? ए ही आपका राइट आंसर। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां कहां या किस परिसर में स्थित है? समाधियां किस परिसर में स्थित है? महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की बात हो रही है। इन दोनों की समाधियां कहां पे स्थित है? कहां पे स्थित है भाई? पूना के आगा खां पैलेस में। कहां पे स्थित है? पूना के आगा खां पैलेस में। क्योंकि महादेव देसाई की अगर बात करते हैं तो 1942 में उनकी मृत्यु हो गई भारत छोड़ो आंदोलन समय, और कस्तूरबा गांधी की 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में गांधी जी की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो गई और दोनों को वहीं पे दफना दिया गया था। ठीक है, इनकी समाधियां यहीं पे है। अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा प्रश्न है। देवबंद स्कूल नाम जान ही रहे हैं, सहारनपुर देवबंद जो था। तो देवबंद में के कौन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई थी? प्रश्न आपका यही है। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि 2 बजे तक ही ले रहे हैं, उसके बाद सर की क्लास रहती है 2 बजे के बाद। क्या रहा भाई? बी आ रहा है, राइट आंसर बी आ रहा है भाई। अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। राइट आंसर क्या है? ए। तो देवबंद के जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, बात आ रही स्वतंत्रता आंदोलन की, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन वाले लंबे समय तक रहे, स्वतंत्रता प्राप्ति उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बाद लंबे समय तक भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या है? अबुल कलाम आजाद। ये देवबंद से जुड़े हुए थे, देवबंद के से थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, कुछ लोग चिराग अली आएगा, लेकिन चिराग अली जो है स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला समझौता हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई कराची के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इसमें क्या सही होगा भाई? कि शिमला समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या भाई? जब शिमला समझौता हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, क्या सही है? या भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध, मतलब ये नौसेना विद्रोह के समय बंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी ने किया था। तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? यहाँ पे केवल एक आंसर सही होगा। क्या सही है? यहाँ पे बी सही होगा, एक आपका गलत होगा। क्योंकि उस समय शिमला समझौते के समय माउंटबेटन नहीं, कौन था? वेवेल था, वेवेल था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 2 ही सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका यहां मिलाने के लिए आया है, कौन किससे संबंधित थे। देखिए एक चीज यहाँ पे सन भी दे दिया गया, इसका मतलब आप आंसर आपको ऑलरेडी मिला है, बस केवल
कौन किससे संबंधित है, ये चीजें बताना था। क्या आंसर बन रहा है भाई? देखिए, रेलवे की अगर बात करते हैं, रेलवे आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थॉमस रॉबर्टसन थे। 1901 में इनको नियुक्त किया गया था। अकाल आयोग जो एंथनी मैकडोनाल्ड संबंधित थे। सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ संबंधित थे। और पुलिस आयोग से एंड्रू फ्रेजर संबंधित थे। अब आंसर आप फटाफट लगा लो भाई। क्या आंसर बना यहाँ पे? ए का 4, 4 1, ए का 4, बी का 1, बी का 1, मतलब सी ही आंसर आपका सही होगा भाई। सी सही है ना? बिल्कुल 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 सी ही सही होगा। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इन घटनाओं का क्रम बनाना है आपको। क्रम कैसे बनेगा? ठीक है, तिलक का होम रूल लीक, कामागाटा मारू प्रकरण, महात्मा गांधी का भारत आगमन। अगर ये सब प्रश्न पूछा जाए तो क्या बता सकते भाई? राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सबसे पहले अगर बात करते हैं, कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था 1914 ईस्वी में। हम इसकी कहानी अलग से चर्चा करेंगे जब टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, ये क्या था? कामागाटा मारू प्रसंग कौन था, प्रकरण क्या था, इसके विषय में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1915 में आए थे कौन? महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915। और इन्हीं के दक्षिण अफ्रीका से अंतिम रूप से भारत आने के क्रम में ही क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता। 2003 से स्टार्ट किया गया। और तिलक होम रूल जो था वो अप्रैल 1916 की बात थी। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग। अब यहां पे आंसर मिला लीजिए। पहले क्या होगा? 2 से स्टार्ट कर लिए, 2, उसके बाद क्या है? 3, फिर 1। डी आंसर सही होगा भाई। राइट आंसर क्या है? डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भाई ये जो घटनाएं हुई इनका सही अनुक्रम क्या है? क्या है भाई? यहां के देखिए, अच्छा प्रश्न है। अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवी, रेटिंग का विद्रोह। अभी रॉयल इंडियन नेवी की बात हुई थी, कब हुई थी ये? 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। ठीक है, 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं, लाल लिनलिथगो के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, अगस्त महीने में। ठीक है, लिनलिथगो के द्वारा। भारत छोड़ो की बात करते हैं, 1942 में स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। और आईएनए मुकदमे की बात करते हैं, 1945 की बात होती है। आईएनए मुकदमे मतलब आजाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा जो चलाया गया दिल्ली के लाल किले पे। अब इसको मिला लीजिए फटाफट। फिर 1 3 2 4 होना चाहिए भाई। देखिए 1 3 कोई बन रहा कि नहीं? 1 3 2 4, बिल्कुल 1 3 2 4। देखिए, जब घटना याद रहेगी, कुछ डेट याद रहेंगे, तो क्रम बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और 100% आपका देख लीजिएगा 2-3 से प्रश्न से 4 प्रश्न जरूर आएंगे जो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे क्रम बैठाने के लिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग का ये पैटर्न नहीं है। लोक सेवा आयोग का ये पैटर्न नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना। चाहे एंशिएंट में पूछे, चाहे मिडिवल में पूछे, चाहे मॉडर्न पूछे, लेकिन 100% पूछेगा क्रम बैठाने के लिए, कुछ कूट मिलाने के लिए, कथन कारण के लिए। ये पैटर्न ही है लोक सेवा आयोग का, तो आप लोक सेवा आयोग उसी पैटर्न पे पूछेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में थी, लिखी गई थी। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। उसके बाद लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। सिंपल सा प्रश्न है, एक ऑप्शन पकड़ लेंगे तो आप राइट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं थे भाई? आपको पता होगा, देखिए कुछ लोग अच्छा आंसर देते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक बार संदेश में ध्यान रखिए, एक बार पढ़ के आंसर दीजिए। ठीक है, आपकी गलतियां हो रही, देख रहे हैं तो कई क्वेश्चन हो गई, इसके पहले 3 गलतियां नहीं होती थी। ठीक है,
लग रहा है ना? ठीक, तो ये आंसर सही होगा भाई। नहीं पूछा है ना, तो कभी नहीं हुए, क्यों नहीं चुने गए थे भाई? कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सितंबर महीने में 1920 ईस्वी में इनको अध्यक्ष चुना गया था कलकत्ता में, है ना? तो अध्यक्ष थे। बाकी ये हिंदू कॉलेज प्रथम संस्था थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो स्थापित की गई थी, ठीक है? तो ये अंग्रेजी शिक्षा में इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, शैला राजयोग शिक्षा से संबंधित था ही, और इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। क्लियर भैया? नहीं नहीं, बिल्कुल हो रही भाई। देखिए, जहां पर रहेगी, जो भी सीरियस है, आप लोग स्टूडेंट, आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग गलती करिए तो मैं आपको आपकी गलती को छुपा दूं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो मैं सबकी गलती को जरूर बताऊंगा। ये चीज आपकी मिस्टेक हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो उसका कारण ये होगा कि या तो आपका ध्यान से आप आंसर नहीं दे रहे हैं, या तो थोड़े बहुत आपने रिवीजन में कमी की होगी भाई। दो ही कारण हो सकता, क्योंकि पढ़े सभी हैं, ये हमें पता है, पढ़े सभी हैं, बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये गलती ना हो जाए भैया, प्रयास यही करिए कम से कम गलतियां हो। अब जब इस प्रैक्टिस सेशन में अगर आपकी 40-50 प्रश्न में आपकी अगर 5-6-7-8 गलतियां होंगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? क्लियर भैया? चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां पे बताना नहीं सुमेलित पूछा गया भाई। इसका बताइए आंसर फटाफट, अच्छा प्रश्न है। सी है, डी है? क्या रहा भाई? डी ही सही है। कब हुआ था ये? 15 में नहीं होके कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, ठीक भैया? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ये 1828 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था, ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं यहां पे भी पूछा है। इंदु प्रकाश, क्या एमडी रानाजी की पुस्तक है? एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको टफ प्रश्न लग रहे हैं भाई, उस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि क्या, जैसे अब इंदु प्रकाश क्या एमजी रानाडी की पुस्तक है, नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिका की पुस्तक है, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक है, या इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है? तो आपको सबको पता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल क्या है, ये गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं, किसकी है? फिरोज शाह मेहता की है, मेहता की है, ठीक है? यही आंसर आपका सुमेलित नहीं है, ठीक? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? पहली बार 1928 ईस्वी में जब अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति, मतलब अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की स्थापना होती कलकत्ता में ही, तो उसी में कौन सभापति के रूप में चुना गया था? कौन था भाई? तो यहां पे जो चुना गया था, कौन चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस चुने गए, सॉरी, ये कहा गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। इसी के बाद 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इनको लाहौर का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुन लिया था, ठीक भैया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसी के बाद फिर यही बने, उस समय युवा थे, युवा कांग्रेस, भारत समाजवादी कांग्रेस के सभापति बने, फिर बाद में 1929 में बन जाते, ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पे भी देखिए नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है? बीडी सावरकर, ये पुस्तक पूछा है, बीडी सावरकर, इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंट, आरसी मजूमदार, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी, अवध हिंद रिवोल्ट, एसबी चौधरी, सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनी। ये सब 1857 की पुस्तकें हैं भाई, सारी पुस्तकें किसके हैं? 1857 की हैं। कौन थे?
रुद्रांगसु मुखर्जी। मुखर्जी जो थे अवध इन रिवोल्ट लिखे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी आंसर आपका गलत हुआ, क्योंकि सही पूछा मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका यही गलत हुआ, बाकी सभी आपके सही है। ठीक है, किसने लिखा था, रुद्रांगसु मुखर्जी ने लिखा था। क्लियर भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? मोहम्मद इकबाल की बात हो रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उन्होंने लिखा था, और इनको माना जाता है एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में माना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले क्या था, भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात सबसे पहले इलाहाबाद मुस्लिम लीग अधिवेशन में इन्होंने अपने अध्यक्षता भाषण में दिया था। ठीक है, जो अध्यक्ष थे इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के 1930 में, उसी समय इन्होंने दिया था। तो अब ये पूछा कि किस क्षेत्र से संबंधित थे? भाई मोहम्मद इकबाल कहां से संबंधित थे? तो ध्यान में रखना भाई, इनका जो समय था ये स्थान था पंजाब से थे, और यही वो पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान पार्ट में चला गया, इस समय क्या है पाकिस्तान भाग में चला गया, उस पंजाब क्षेत्र से संबंधित ये थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का दास्ता पत्र कहा था? इन्होंने एक चीज और कहा था कि यह ऐसा कार है जिसमें इंजन, मतलब इसको इन्होंने इंजन रहित कार कहा, जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन रही है। मतलब इसको इस प्रकार कार, ऐसे कार की बात किया कि इसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही रही नहीं है। ठीक है, तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो राइट आंसर आपका क्या बना भाई? यहाँ पे राइट आंसर आप क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, ज्योतिबा फुले थे। 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें क्या सही है ये प्रश्न है कि बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन था, गुजरात मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था, महाराष्ट्र में जात विरोधी आंदोलन था। तो ज्योतिबा फुले जो थे वो जात विरोधी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे भाई? जात विरोधी आंदोलन से। ठीक है, जात विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सूची मिलाना है, क्रम मिलाना, आपको क्रम आपका मिलाना है कि भाई जो उसके समय में, डलहौजी के समय में, भाई गुड आफ्टरनून मनीषा जी। डलहौजी के समय में क्या है कि जब उसने हड़प नीति जो थी, किन किन राज्यों को सबसे पहले उसने हड़पा था, उसी को क्रम में आपको यहाँ पे मिलाना है। किसको इन्होंने हड़पा था सबसे पहले? सतारा था, सतारा को सबसे पहले माना जाता है, सतारा 48 में, यही भाई ना। सतारा क्या है? 48 में। अवध की बात करते हैं, अवध कब था? 56 में। संबलपुर कब था? 49 में। ठीक है, अब एक और आता है झांसी। झांसी कब है? 49 न, यहां पे 1854 न करके आप काट के 53 बना दीजिएगा। ठीक है, 54 न करके, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वही जा रहा है, लेकिन 53 आप बनाइएगा। एग्जैक्ट जो डेट थी 1853 वर्ष था। ठीक है, इसको 53 बना लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है? 1853। अब मिला लीजिए फटाफट, क्या रहा है? ए का 2 आ रहा है, बी का 1 आ रहा है, सी का 3 आ रहा है, सी का 3 और 1 4। ए ही आंसर होगा। क्या भाई, यही हो रहा है ना? अरे भाई यही चल रहा है ना, क्या और कुछ है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? हुआ था, कब हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध? 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य में। बाद में सुगौली की युद्ध हुई थी। तो इस किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, जिसने मराठों को समाप्त किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। मराठों को अंतिम रूप से मुगल राज में मिलाने वाला लॉर्ड हेस्टिंग ही था। ठीक भैया, लॉर्ड हेस्टिंग ही इसी के समय था। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यहां सुमेलित है पूछा गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा गया है, क्या हैदर अली पराजित हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या स्थिति थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या स्थिति थी?
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या स्थिति थी? प्रश्न आपके पूछा गया है, इसमें भाई बताइए क्या होगा, क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये पूछा गया सुमेलित है, एक सही सुमेलित पूछा गया भाई, सही सुमेलित पूछा गया। इसमें क्या सही सुमेलित है ये आपको बताना है। क्या है प्रश्न भाई? तो ये तो नहीं सुमेलित है, हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, हैदर अली ने मजबूर कर दिया था उसको, क्या कहते हैं, अंग्रेजों को संधि करने के लिए, तो मद्रास की संधि हो गई थी। ठीक है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मार दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते। फिर टीपू ने क्या किया, लास्ट में मंगलौर की संधि के द्वारा क्या होता है मामला, मतलब दोनों के पक्ष बराबर ही रहते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था, ऐसा नहीं है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, टीपू सुल्तान के ऊपर बहुत ज्यादा संपत्ति देने का वो कर दिया गया, उसके पुत्रों को बंदी बना दिया गया, जमानत तौर पर रखा गया, मजबूर होकर श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। और अंतिम जो लास्ट सही जो है वो आपका चौथा है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया, युद्ध में दिवंगत हो गया, मार दिया गया था लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। ठीक भैया, तो राइट आंसर ये। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और अंत में दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे एक तरफ है स्थान है, एक तरफ है कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां, तो इनमें कौन कहां पर अपनी कोठी को स्थापित किया था? प्रश्न आपका यही है। तो कहा क्या है भाई यहाँ पे, पांडिचेरी किसकी बस्ती थी मुख्य रूप से? पांडिचेरी में किसने अपनी बस्ती मुख्य रूप से बनाई थी? आपको पता है लास्ट में यहां से कौन जाते हैं, फ्रांसीसी जाते हैं, और पांडिचेरी में ही कौन, फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती अंतिम रूप से बसाई थी, और लंबे समय तक 1954 में यहां से जाते हैं, यहाँ भारत सरकार को सौंप कर हस्ताक्षर के द्वारा। ठीक है, गोवा की बात करते हैं तो 1530 ईस्वी में इसको, गोवा को इन्होंने अपनी प्रमुख केंद्र उसके लिए बनाया, राजनीतिक क्या कहते हैं, केंद्रीय व्यवस्था अपनी यह बनाने के लिए राजधानी के रूप में गोवा को बनाया था पुर्तगीज ने, और सबसे लास्ट में छोड़ के गोवा को जाते हैं। ठीक है, ट्रांकेवार या ट्रावनकोर की बात करते हैं, इसको किया था किसने, डेनिस ने, डेन लोगे ने 1620 ईस्वी में अपनी कोठी यहां स्थापित की थी। और सद्रास की बात करते हैं, ये डच संबंधित थे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मिला लो फटाफट भाई, क्या आंसर बन रहा है? ए का 2 बन रहा है तो आपका ए ही बनेगा, क्यों 2 1 में ही है। बिल्कुल 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 भाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे किन स्थानों पर स्थापित किए थे? प्रश्न आपका यही है। नागपट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डचों ने कहां पर व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? प्रश्न आपका यही भाई, कहां पे थी? तो सभी होगा भाई, यहां पे सभी स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। ठीक है, सभी स्थानों पर, हर जगह इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां, इनमें से सभी स्थानों पर इन्होंने स्थापित कर ली थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने अकबर को राजपूत स्वतंत्रता को जीतने वाला प्रथम शासक के रूप में वर्णित किया है? भाई कौन ये बताया कि जो राजपूतों की स्वतंत्रता को जीत लिया था? भाई किसने बताया? इनमें से किसने ये बताया कि अकबर को राजपूत स्वतंत्रता, मतलब अकबर ने राजपूतों की स्वतंत्रता को हर लिया, राजपूतों की स्वतंत्रता को जीत लिया था? किसने बताया? हाँ, एक इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, मैं हम लोग थ्योरी की क्लास ऐप पे स्टार्ट कर चुके हैं, जो इच्छुक विद्यार्थी हो ऐप पे चल जाके क्लास को परचेज कर सकते हैं। तो किसने बताया था यहाँ पे भाई? राइट आंसर क्या बनेगा? कर्नल टाड। वेरी गुड, बहुत सुंदर, कर्नल टाड। कर्नल टाड ने राजपूतों का इतिहास लिखा है। क्या लिखा भाई? कर्नल टाड ने राजपूतों का इतिहास लिखा है, और उसी के माध्यम से उसने पूरे राजपूत को, अकबर को जोड़कर कहां से कैसी चीजें बनी, और वहीं पे बताया कि राजपूतों को गिरफ्त में लेने का जो पहला जो प्रयास किया था मुगल बादशाह अकबर के द्वारा ही किया गया।
ऐसा नहीं था युद्ध नीति ही बताया, तो वहां वैवाहिक नीति है, मित्रता की नीति थी, युद्ध नीति थी, सभी के साथ अकबर लेकर चला था। ठीक है, तो ये किसने बताया था? कर्नल टाड ने। तो राजपूतों का इसने इतिहास लिखा, पूछा जाता है किसने राजपूतों का इतिहास लिखा है? कर्नल टाड ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी का उत्तरदायित्व क्या था? मीर बख्शी भाई कौन थे मुगल साम्राज्य में? मीर बख्शी कौन हुआ करते थे मुगल काल में? क्या था भाई? ये ही सही है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना आपको, मुख्य रूप से मीर बख्शी मुख्य रूप से क्या था? मुख्य रूप से सैन्य प्रमुख था। ये सैन्य प्रमुख हुआ करता था, सेनापति नहीं, सैन्य विभाग के अधिकारी था। कहने का मतलब ये सेना को वेतन देना, उनकी जांच करना, इससे संबंधित था, इससे वो संबंधित हुआ करता था। तो कहने का मतलब उससे जोड़कर इसके कुछ और कार्य थे। भूराजस्व अधिकारियों का निरीक्षण भी करता था। ठीक भैया, भूराजस्व अधिकारियों का निरीक्षण भी यह करता था, लेकिन मुख्य रूप से वह सैन्य प्रमुख था। अगर पूछा जाए अलग से कि अगर ऑप्शन में होता कि सैन्य प्रमुख के रूप में अगर ऑप्शन एक होता तो उस पर प्राथमिकता दी जाती। ठीक है, प्राथमिकता वहां पे दी जाती, लेकिन उसका एक कार्य यह भी था जो अधिकारियों का निरीक्षण भी करता था। लेकिन सेनापति नहीं था, ये चीज ध्यान में रखना। मीर बख्शी को कभी सेनापति नहीं कहा गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। मदद ए मास अनुदानों को किसने पूर्ण तथा वंशानुगत बना दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। मदद ए मास भूमि की अगर हम बात करते हैं, जो लोगों को जो क्या कहते हैं दान के रूप में जो दी जाती थी जमीन, दान के रूप में जो जमीन दी गई होती है उसे मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है, और इसको किसने पूर्ण रूप से वंशानुगत बना दिया कि अगर अब जो है उस पे इस जमीन पर क्या है कि वंशानुगत आने वाली पीढ़ियों का भी अधिकार रहेगा। या किसने बना दिया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अलग भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, क्या हो सकता है यहाँ पे? किसने बनाया था भाई? नहीं क्लियर हो रहा है? चलिए, ये उत्तरवर्ती मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह, इसको आप कह सकते हैं प्रथम, इसने पूर्ण रूप से बना दिया था। अब इस तीनों को भूल जाओ यहाँ पे। तो मतलब जो अनुदान दी गई भूमि थी, उस अनुदान भूमि को किसने पूर्ण रूप से वंशानुगत भूमि, वंशानुगत भूमि मतलब अब आने वाली पीढ़ी इस पे रहेंगी, आने वाली पीढ़ी भी इस पे कार्य करे, मतलब ये उस पर अधिकार रहेगा। इसकी जो बात की थी वो इसी समय थी। क्लियर, समझ में आया भाई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, यह बात किस दृष्टिकोण से प्रदर्शित होती है? भाई अकबर को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में मान स्वीकार किया गया, तो क्यों, किस दृष्टि से वो माना गया? वो एक महान साम्राज्यवादी था, उसने प्रजा के कल्याण के इबादत खाना बनवाया था, धार्मिक दृष्टि से उदार एवं प्रजा का पालक था, वह राष्ट्र हित कामना के लिए चिंतन करता था। अब बताओ, देखो सब अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सब कुछ कुछ आपका नजदीकी आंसर बन रहा है। अब इस ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है? ध्यान में रखना भाई, इस ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, हमको उसको लेकर चलना है। कौन हो सकता है भाई? हाँ, आप लोग एक बार क्लास को, जो लोग नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें, लाइक भी अगर कर लें तो और बेटर है। ठीक है, दूसरी चीज हमने बताया था कि जो हम लोग क्लास लेंगे वो ऐप पे ले रहे हैं, स्टार्ट हो गई है ऐप पे क्लास। ठीक है, जो इच्छुक विद्यार्थी है ऐप पे जाके उसको क्लास को ले सकते हैं। मैं जब आप क्लास लेंगे मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। रही बात, कुछ बच्चे को ये फोन आया था कि भाई फीस के लिए, तो फीस आपका न्यूनतम से न्यूनतम रखी गई है, और मैं अपनी तरफ से उसमें भाई कुछ चीजें और डाल दिया हूं। हमने कहा भाई ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूं, बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हमने उसमें आप बिपिन 10 करके अगर आप डाल देंगे, क्या डाल देंगे? 10, ये कोड डाल देंगे, तो ये कोड डालने के बाद क्या है, आपकी ऑलरेडी फीस और कम हो जाएगी। ठीक है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी जो थ्योरी की क्लास लेना चाह रहे हैं वो आज जाके वहां पे क्लास ले सकते हैं। ठीक भैया, सर यहाँ जो
ये भाई 12:30 से लेकर 2 बजे के बीच में चलती है क्लास, ठीक है। 12:30 टाइमिंग है, 5-7 मिनट टेक्निकल पे जो सेट करने में लग जाता है जो भी, तो 12:30 से लेकर 2 बजे के बीच में क्लास चलती है मनीषा जी, ठीक, क्लियर भैया। तो इसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। जो बच्चे इच्छुक हैं इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो हैं वो अपना जिसका कॉम्बिनेशन है वो जुड़ सकते हैं। सर अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेशन वो भी है जो एलटी को ध्यान में रख के किया गया है, ठीक भैया, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी ज्योग्राफी भी क्लास, पॉलिटी की भी क्लास इसके पहले चल चुकी, सारी क्लासेज आपके सोशल साइंस की आपको यहाँ पे मिल रही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासन काल में प्रदान किया गया? शाहू कौन था भाई? ठीक भैया। रही बात फीस की बात, फीस आप जाके आप उस पर देख लेंगे, ऐप पे अपने आप वहां पता चल जाएगा और आपका ऑलरेडी फीस कम हो जाएगी, ठीक है। हमने बताया था कोड लगा देंगे अपने आप आपकी फीस कम हो जाएगी, ठीक है। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी कम फीस रहेगी कि आप सोचेंगे सर क्या ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। साहू को, और वो इसलिए फीस लगाई गई भाई कि भाई कुछ टेक्निकल खर्चे आते हैं, उन सबका भरण पोषण, कुछ फीस नहीं है, वो केवल आप लोगों की तरफ एक अनुदान है, ठीक है, कुछ एक अनुदान होता है। साहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासन काल में प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखना भाई। बहादुर शाह के समय में, जहांदार के समय में, फर्रुखसियर के समय में, या मोहम्मद शाह के समय में? राइट आंसर क्या आ रहा भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो फर्रुखसियर के समय। वेरी गुड, कई लोगों का आंसर सही आया, अच्छा आंसर आया। तो किसके समय भाई? फर्रुखसियर के समय में। अच्छा, किसी ने क्या सर वो लगा है क्या उस पे फीस का पूरा हो? अभी देखते बताते हैं, 1 मिनट। किस मुगल सम्राट ने दीवान वजीरात एक कुल नामक नवीन पद का सृजन किया था? देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किस मुगल सम्राट ने दीवान वजीरात एक कुल का एक नया पद सृजित किया था? एक कौन था वो? कौन सा मुगल बादशाह था ये? अकबर था, जहांगीर था, औरंगजेब था, शाहजहां था? भाई कौन था कि जिसने दीवान वजीरात एक कुल नामक नया पद किया था? देखिए ध्यान रखना है, यहां पे आंसर आपका क्या है? अकबर ही सही है। अकबर के समय में जो बैरम खां जब था, तो बैरम खां के समय में एक पद, एक दीवान का पद होता था। बैरम खां जो था वो दीवान था और उसी के हाथ में सारी शक्तियां थी, लेकिन क्या था, अकबर उसी चीज के लिए दीवान के पद को नहीं हटाया, दीवान का पद बना रहा, उसके लिए इसने एक नया पद बना दिया, जिसे नया पद था, नया पद दीवान वजीरात एक कुल, उसी दीवान के नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस पद को इसने बनाया था, ठीक है भैया। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे? राइट आंसर आपका है ए, अकबर ही सही होगा। क्लियर? चलिए दूसरी चीज, ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे चाहेंगे जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। सारा पीडीएफ आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक भैया, सारा पीडीएफ आपका मिल जाएगा इसी पे। टेलीग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ साथ और आपका क्या है सर, क्लास नहीं वो लगा नहीं क्या, जो बच्चे पूछ रहे हैं? चलिए नहीं, देखिए ऐप पे अगर आप जाएंगे, मैं बता दे रहा हूं, जो कुछ लोग पूछ रहे थे, कई बार देख रहे हैं, कई लोग लिखे फीस के विषय में। फीस आपकी टोटल क्या था? 3500 रुपए। इसको काट दिया गया, फिर बना दिया गया क्या? 1400 रुपए एलटी और टीजीटी, आगे आगामी परीक्षा देखते हुए टीजीटी के लिए, ठीक है। और इसी के बाद क्या है, फिर इसमें अगर आप विपिन 10 कोड अगर आप ऐड कर दे रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी फीस यहां पे 10% और कम हो जाएगी, ठीक है। अब इससे ज्यादा कम क्या आप चाहते हैं भाई? इससे ज्यादा कम क्या चाहते हैं? ठीक है, तो इतना क्या है आपका टोटल, इसमें हमने ये बता दिया, बाकी आपको ऐप पे जाएंगे सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। क्लियर भैया? चलिए, आज क्लास कैसी लगी आप लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर मान लीजिए अगर क्लास आपका जो भी है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक भैया। फिर मिलते हैं, फिर कल हम लोग फिर इसी समय मिलते हैं अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, ठीक।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।